नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर में स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा भारत में गणित के विकास का संक्षिप्त इतिहास। आज का टॉपिक है भारत में गणित के विकास का संक्षिप्त इतिहास। आज मैथ का दूसरा टॉपिक है और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग का मोटिवेशनल कोट्स बोल दें, जिससे आप लोग ताजो तरह बने रहें और प्रेरित होते रहें। आज का मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान और पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, चल उठ खड़ा हो ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, चल उठ खड़ा हो ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार, आप सभी का हमारे कॉन्सेप्ट कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भाग 2, ये हमारा टॉपिक है भाग 2, नोट विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। यहां पड़ा हुआ है नोट विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, मैथमेटिक्स मींस गणित। आज का टॉपिक हमारा है भारत में गणित के विकास का संक्षिप्त इतिहास। देखिए, भारत के मनुष्यों, दार्शनिकों तथा तत्ववेत्ताओं ने प्रारंभ से ही गणित के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। एक बार और देख लीजिए, कौन? भारत के मनुष्यों, दार्शनिकों, तत्ववेत्ताओं ने प्रारंभ से ही गणित के विकास पर विशेष ध्यान दिया। जब अरब और यूरोप के देशों में गणित का ज्ञान नगर था, जब अरब और यूरोप के देशों में गणित का ज्ञान नगर था, तब इस क्षेत्र में भारत महान योगदान दिया था। आइए हम 12वीं शताब्दी की बात करते हैं। तो 12वीं शताब्दी तक भारत इस क्षेत्र में विश्व ज्ञान गुरु था। 12वीं शताब्दी के आसपास कि हम बात करें तो 12वीं शताब्दी तक भारत इस क्षेत्र में क्या था? विश्व ज्ञान गुरु था। भारत में गणित के इतिहास का शुभारंभ, अगर हम कहें कि भारत में गणित का शुभारंभ कहां से स्टार्ट हुआ है, तो भारत में गणित का शुभारंभ आदि ग्रंथ ऋग्वेद से होता है। आदि ग्रंथ ऋग्वेद से भारत में गणित का विकास प्रारंभ होता है। आइए अब हम गणित के इतिहास को देखें, कितने भागों में बांटा गया है। गणित के इतिहास को मुख्यतः 5 कालखंडों में बांटा गया है। गणित के इतिहास को मुख्यतः 5 कालखंडों में बांटा गया है। इसका पहला कालखंड है आदिकाल, जो 500 ईसा पूर्व तक रहा है। 500 ईसा पूर्व तक आदिकाल रहा है। और दूसरा कालखंड है पूर्व मध्यकाल। दूसरा कालखंड है पूर्व मध्यकाल, जो 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के आसपास रहा है। तीसरा है मध्यकाल। ये 400 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक रहा है। और चौथा है उत्तर मध्यकाल, जो 1200 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक रहा है। और अंततः लास्ट में हम कहें कि वर्तमान काल, आधुनिक काल, ये 1800 से के पश्चात तक यही रहा है। तो आइए हम आदिकाल को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। आदिकाल जो 500 ईसा पूर्व तक रहा है, आदिकाल को 2 खंडों में बांटा गया है। पहला है वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसको जो है आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम वैदिक काल की बात करते हैं। वेदों में संख्याओं और दार्शनिक प्रणाली और शून्य का विकार इसी काल में मिलता है। किस काल में? वैदिक काल में। वैदिक काल में वेदों में संख्याओं का दार्शनिक प्रणाली अर्थात डेसिमल सिस्टम और शून्य का आविष्कार इसी काल में मिलता है। और देख ले जाए वैदिक काल में एक लाइन और, इस काल में योग अर्थात जोड़, व्यवकलन अर्थात घटाव, गुणा व भाग का प्रयोग इसी काल में हुआ था। जो वैदिक काल है हमारा है आदिकाल में, इस वैदिक काल में जोड़, घटाव, गुणा और भाग का इसी काल में प्रयोग हुआ था। आइए इसका दूसरा खंड देखते हैं, उत्तर वैदिक काल। क्या देखते हैं? उत्तर वैदिक काल। इस उत्तर वैदिक काल में शून्य एवं वेदांत, ज्योतिष काल इसका पहला खंड है और दूसरा है सूर्य प्रगति काल। ये उत्तर वैदिक काल के भी 2 खंड हैं। पहला है शून्य एवं वेदांत ज्योतिष काल और दूसरा खंड है सूर्य प्रगति काल। तो ज्योतिष
शूल एवं वेदांत ज्योतिष काल में बौधायन और कात्यायन सूत्रकार हुए हैं। इसमें दो सूत्रकार हुए, महान सूत्रकार, जो बौधायन और कात्यायन सूत्रकार हुए हैं इसमें। और जो सेकंड हमारा है सूर्य प्रगति काल, इसमें जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ सूर्य प्रगति और चंद्र प्रगति है। किसमें? सूर्य प्रगति काल में जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ और सूर्य प्रगति चंद्र प्रगति, ये दो क्या है इसके जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ है। आइए अब हम देखते हैं पूर्व मध्यकाल जो 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक रहा है। इस काल में गणित का पर्याप्त विकास हुआ है। किस काल में? पूर्व मध्यकाल में। इस काल में गणित का पर्याप्त विकास हुआ। इसी युग में प्रमुख ग्रंथ अस्थानांक सूत्र और भगवती सूत्र इसी में है, और अनियोग दर सूत्र प्रमुख है इसके। कौन कौन है पूर्व मध्यकाल में? इसमें जो है प्रमुख ग्रंथ अस्थानांक सूत्र, भगवती सूत्र और अनुयोग द्वार सूत्र प्रमुख रहे हैं। नोट, अब एक नंबर क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जाएगा यहां से वो एक नंबर क्वेश्चन देखिए। अरबी भाषा में जो जीरो है, अरबी भाषा में जो जीरो है, शून्य है, उसे अरबी भाषा में शून्य को सिफर कहा जाता है। ये एक नंबर क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है कि शून्य को अरबी भाषा में क्या कहता है? शून्य को अरबी भाषा में सिफर के नाम से जाना जाता है। और लैटिन भाषा में जेफरन, अरबी भाषा में जेफरन के नाम से जाना जाता है। अरबी भाषा में जेफरन के नाम से जाना जाता है। और इटालियन में, हाँ देख लीजिए, इटालियन में से जीरो कहते हैं। शून्य को इटालियन में जीरो के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम मध्यकाल 400 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व काल तक देखें तो इस काल को भारतीय गणित का स्वर्ण युग कहा गया है। किसको? मध्यकाल को। इस काल को भारतीय गणित का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर आ जाए कहीं एक नंबर क्वेश्चन आ जाए कि स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो गणित का स्वर्ण युग मध्यकाल को कहा जाता है। एक नंबर क्वेश्चन, गणित का स्वर्ण युग मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल में आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट द्वितीय, श्रीधर, ब्रह्मगुप्त, महावीर आदि महान गणितज्ञ का योगदान रहा है। इस काल में देख लीजिए, मध्यकाल देख लीजिए, इस काल में भारतीय गणित का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट द्वितीय, श्रीधर और ब्रह्मगुप्त, महावीर आदि महान गणितज्ञ का योगदान रहा है। आदि महान गणितज्ञ का योगदान रहा है। आइए अब उत्तर मध्यकाल जो 1200 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक रहा है, इसको देख लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी में सबसे ज्यादा गणित का विकास हुआ है। इस काल के प्रमुख गणितज्ञ नारायण पंडित, जो उत्तर मध्यकाल 1200 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक रहा है, इस काल के प्रमुख गणितज्ञ नारायण पंडित, नीलकंठ, कमलाकार आदि हुए हैं। कौन कौन हुए हैं? इस काल के प्रमुख गणितज्ञ नारायण पंडित, नीलकंठ, कमलाकार आदि हुए हैं। और इस काल की रचनाएं देख लीजिए। इस काल की रचनाएं गणित कौमुदी, इस काल की रचनाएं देख लीजिए। उत्तर मध्यकाल के हम बात कर रहे हैं इस समय मैं उत्तर मध्यकाल की बात कर रहा हूं। और इस समय इस काल की रचनाएं हैं गणित कौमुदी, ताजिक नीलकंठी और सिद्धांत तत्व विवेक, रेखा गणित आदि इसी की रचनाएं रहा है। वर्तमान काल, आइए हम वर्तमान काल देखते हैं। वर्तमान काल 1800 ईसा पूर्व के पश्चात ये वर्तमान काल तक रहा है। आधुनिक युग में इसको आधुनिक युग के नाम से भी जाना जाता है। और आधुनिक युग में वैदिक गणित की प्रधानता महान गणितज्ञ एवं दार्शनिक जगत गुरु शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जी का क्षेत्र इस एरिया में, इस काल में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। एक बार और देख लीजिए, वर्तमान काल को आधुनिक युग में हम आधुनिक युग के नाम से भी जानते हैं। और वैदिक गणित की प्रधानता इसी में सबसे ज्यादा रही है। और महान गणितज्ञ एवं दार्शनिक अर्थात मैथमेटिशियन एंड फिलॉसफर जगत गुरु शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जी का इसी काल में सबसे योगदान रहा है। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है वैदिक गणित। वैदिक गणित पुस्तक का नाम इन्हीं की रचना रही है। और वैदिक गणित पुस्तक की रचना करने वाले महान दार्शनिक और फिलॉसफर जगत गुरु शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज हैं। और अब आगे की हम बात बढ़ाते हैं अपनी। और इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ, हम समझते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए हम बात आगे बढ़ाते हैं और इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको जरूर लिखिएगा। जब लिखेंगे आप लोगों के पास ये धरोहर के रूप में आपके पास रहेगा। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, मैथ के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत के इतिहास के बारे में जो गणित का योगदान रहा है, इसमें से एक या दो नंबर जरूर पूछा जाने वाला क्वेश्चन इसमें है। आप लोग मेहनत करेंगे, जरूर से जरूर अपने इरादे, एम जो भी होगा उस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। यही हमारी आपके लिए शुभकामनाएं रहेंगी। चलिए मैं आगे बढ़ते हैं और अब कुछ रचनाएं जो गणित के क्षेत्र में दिए गए हैं, जो महान गणितज्ञ रहे हैं और उन्होंने क्या क्या रचनाएं किया है, हम वो आपके बीच में लाने वाला हूं। और अब जो अगला हमारा ये रचनाएं जब ला रहा हूं, इसमें जो भी चीज रहेगी वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और आप लोग जरूर से जरूर इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे बात बढ़ाते हैं और हम वो रचनाएं की बात चर्चा करते हैं। चलिए अब जो रचनाएं की मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसमें है पहली रचना लीलावती की रचना। यह लीलावती एक पुस्तक है और बहुत महान पुस्तक रही है। कौन? लीलावती। लीलावती तो लीलावती पुस्तक की रचना, लीलावती पुस्तक की रचना ये बहुत महान पुस्तक रही है। अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा, अपने समय में बहुत ज्यादा विख्यात राइटर जो रहे हमारे इसके भास्कराचार्य। कौन से रहे? भास्कराचार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके रहे भास्कराचार्य। भास्कराचार्य, ये भास्कराचार्य जो है ये लीलावती रचना किया है। चलिए मैं आगे देख रहा हूं। आगे है, देख लीजिए, नवशतिका। आगे है नवशतिका। नवशतिका, ये नवशतिका पुस्तक की रचना, इसके लेखक श्रीधराचार्य हैं। श्रीधराचार्य हैं। कौन है? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य की पुस्तक रचना क्या है? नवशतिका। ये सब एक नंबर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी मैं तारीफ करूं उतनी इसकी कम है। जब किसी कंपटीशन में बैठेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा इसकी उपयोगिता क्या है। चलिए हम अगर तीसरी पुस्तक की बात करने जा रहे हैं। तीसरी पुस्तक है, अभी मैंने नाम लिया, बहुत अच्छी पुस्तक है। कौन? गणित कौमुदी। गणित कौमुदी। गणित कौमुदी, ये गणित कौमुदी जो है इसकी रचना करने वाले हैं कौन? अभिधाता आप लोग याद रखते हैं क्या है? नारायण पंडित। नारायण पंडित। नारायण पंडित। नारायण पंडित जी ने गणित कौमुदी की रचना किया है। ये एक नंबर, सभी एक नंबर क्वेश्चन है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए, सबसे प्रसिद्ध बौधायन पाइथागोरस प्रमेय का आप लोगों ने उल्लेख जरूर सुना होगा। इसका प्रमेय कक्षा 7 की किताब 8 में, 9, 10 में ये जरूर मिलता है। बौधायन पाइथागोरस का उल्लेख कहां मिलता है मैं आप लोग बता रहा हूं। बौधायन पाइथागोरस प्रमेय का उल्लेख, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय, इसका उल्लेख मिलता है आप लोगों का एक नंबर क्वेश्चन। बौधायन पाइथागोरस प्रमेय का उल्लेख मिलता है बौधायन शुल्क सूत्र में। बौधायन शुल्क सूत्र में। बौधायन शुल्क सूत्र में। ये बौधायन शुल्क सूत्र में, बौधायन शुल्क सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। किसमें? बौधायन शुल्क सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय का उल्लेख मिलता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक है करणी। आप लोग करणी जरूर पढ़ा होगा। करणी जो थी वो कक्षा 9 में पहले थी, अब हटा दी गई है। तो करणी संख्या का मान दशमलव के 5 स्थान तक ज्ञात करने के लिए, करणी संख्या का मान दशमलव के 5 स्थान तक ज्ञात करने के लिए करणी संख्या का मान दशमलव के 5 स्थान तक ज्ञात करने के लिए
बौधायन ने बताया था। किसने बताया था ज्ञात करने के लिए? बौधायन साहब ने बताया था, बौधायन ने बताया था। तो बौधायन ने जो बताया था वो करणी संख्या का मान दशमलव के 5 स्थान तक ज्ञात करने बताया था। आइए अब हम श्रीधर जी की पुस्तक का अनुवाद जो एक हुए हैं अरब में रहने वाले, जिसका नाम था हिसाबुल तख्त। तो श्रीधर की पुस्तक का अनुवाद अरब के हिसाबुल तख्त ने हिसाबुल तख्त के नाम से हुआ था और इस पुस्तक का नाम है पाटी गणित। इस पुस्तक का नाम है, देख लीजिए, पाटी गणित। तो ये पाटी गणित पुस्तक का अनुवाद करने वाले, और ये किसकी पुस्तक है? श्रीधर की पुस्तक है। ये गणतज्ञ श्रीधर का पुस्तक का अनुवाद अरब में करने वाले थे हिसाबुल तख्त। हिसाबुल तख्त ने इसका अनुवाद किया था और ये पुस्तक थी श्रीधर की, और इस पुस्तक का नाम था पाटी गणित। क्या नाम था? पाटी गणित। अर्थात पाटी गणित पुस्तक के जो अनुवाद करने वाले थे वो अरब में हिसाबुल तख्त ने किया था। और ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है श्रीधर की। ये पुस्तक किसकी है? श्रीधर जी की है। श्रीधर की पुस्तक है, वही श्रीधराचार्य, वही श्रीधर, इनकी पुस्तक की रचना है। और आगे बढ़ रहा हूं, आगे है त्रिशतिका। क्या है आगे? त्रिशतिका। त्रिशतिका, ये त्रिशतिका के लेखक हैं श्रीधर जी। ये भी श्रीधर जी लेखक है इसके, श्रीधर जी। श्रीधर जी, तो श्रीधर जी त्रिशतिका के लेखक है। एक नंबर क्वेश्चन आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिल जाएगा, एक नंबर। ये सब यहाँ जितने भी क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जितने भी इसका क्वेश्चन आंसर कर रहा हूं, ये सभी एक नंबर क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूं। कक्षा 12 में एक टॉपिक होता है, आपने जरूर देखा होगा, क्रमचय संचय। जो कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं वो जरूर पढ़ा होगा क्रमचय संचय। तो क्रमचय संचय का प्रतिपादन देख लीजिए, क्रमचय संचय का प्रतिपादन तो क्रमचय संचय का प्रतिपादन ये करने वाले थे नारायण पंडित जी। कौन थे? नारायण पंडित जी। नारायण पंडित। तो नारायण पंडित जी ने क्रमचय संचय का प्रतिपादन किया था। ये कक्षा 12 के बुक में है, मैथ में। और अंत में मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूं। अंत में है कि दार्शनिक स्थान का मान भारत में ही इसका विकास हुआ है। जो दार्शनिक स्थान का भारत में ही विकास हुआ है, जो दार्शनिक प्रणाली है, डेसिमल सिस्टम है, इसका विकास भारत में ही हुआ है। बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ा रहे हैं आप लोग को। नेक्स्ट वीडियो हमारा अगला जो आएगा वो आप लोगों का रहेगा नंबर सिस्टम, जिसको कहते हैं संख्या पद्धति। और मैं लास्ट में इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, स्नेह और प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे वीडियो को जो आप लोग देखते हैं, इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।